हेलो एवरीवन, मैं शिवेंद्र सिंह बिसेन लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज़ की तरफ से आप सबका हमारे आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ हमारे सीनियर रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर अंशुल जैन हैं। पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवनेस देखी है बाज़ार में आईपीओ को लेते हुए। एलआईसी का आईपीओ बाज़ार में 4 मई से हिट किया था और आज 9 मई को ये क्लोज हो रहे हैं इसके बिडिंग्स। बहुत ही मैसिव रिस्पांस इन्वेस्टर्स का इस आईपीओ के प्रति रहा है। इस आईपीओ में मल्टीपल कैटेगरीज के अलग अलग अलॉटमेंट्स थी, जैसे पॉलिसी होल्डर कैटेगरी की सेपरेट साइज अलॉटेड थी, उसी तरीके से एम्प्लॉयज़ के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सब अलग अलग साइज में अलॉटेड थी। तो हर कैटेगरी में अच्छे नंबर्स में एप्लीकेशंस देखने को मिली हैं। मल्टीपल टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है ये आईपीओ। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि अब इस कंटिन्यूटी में हम लोग ये देख रहे हैं एलआईसी के आईपीओ के ठीक बंद होने के बाद ही और भी कई आईपीओज़ हैं जो लाइनअप में नेक्स्ट डे से ही खड़े हैं, जो अपनी पब्लिक लिस्टिंग कराने के लिए प्राइमरी मार्केट को हिट करने वाले हैं। तो अंशुल सर, आपका क्या व्यू है इस इतने बड़ा आईपीओ एलआईसी का 20,000 करोड़ से बड़ा का आईपीओ रहा है, इसके बावजूद इंडस्ट्री में कई और कंपनीज है जो अब सेकेंडरी मार्केट में अपने आप को लिस्ट कराने के लिए इमीडिएटली रेडी हैं। देखिए, एलआईसी के आईपीओ में बहुत ज़्यादा एक पेसिमिस्टिक बात ये हो रही है कि आईपीओ ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ है, सब्सक्रिप्शन जितनी आनी चाहिए थी उतनी नहीं आई है। तो एक चीज़ ये भी समझिए कि बाज़ार बहुत लंबी ऊपर से जो हायर लेवल है वहाँ से चोट खाया हुआ है, और ऐसे समय में लोग जो पुरानी पोजीशंस होती हैं उनको एवरेज करने के लिए फंड्स कमिट करते हैं। तो इतनी सब बाज़ार में नेगेटिविटी और मार्केट में फॉल के बाद भी अगर एलआईसी के आईपीओ के सब्सक्रिप्शन अगर करंट लेवल्स पे आ रहे हैं तो ये इंडिकेट करता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो पोजीशन कर रहा है अपने आप को इस आईपीओ में कमिट करने के लिए। और अगर इतने गिरे हुए बाज़ार में भी, इतने बेरिशनेस के माहौल में भी अगर इस तरीके के सब्सक्रिप्शन फिगर्स आ रहे हैं तो मैं एलआईसी के आईपीओ को एक ग्रैंड सक्सेस की तरह सेलिब्रेट करना पसंद करूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा आईपीओ है। 20,000 करोड़ छोटी बात नहीं होती, और अगर वो 4 और 5 टाइम्स भी सब्सक्राइब हो जाता है तो आप मान के चलिए कि 1 लाख करोड़ रुपए का लोग फंड कमिट कर रहे हैं इतने गिरे हुए बाजार में, जहाँ लोगों के पास कैश नहीं होता है, वहाँ अगर 1 लाख करोड़ का कमिटमेंट आता है तो ये अपने आप में दिखाता है कि प्राइमरी मार्केट्स कितने स्ट्रांग हैं, और दोनों हाथ से इन्वेस्टर हर आने वाली अपॉर्चुनिटी को बटोरने की कोशिश कर रहा है। तो आगे भी जितने आईपीओ आ रहे हैं उसमें से शायद ही एक आध आईपीओ होगा जहाँ पे चीज़ें ख़राब होंगी। बाकी 99% आईपीओ जो पाइपलाइन में हैं ये सारे मस्ट सब्सक्राइब वाली कैटेगरी के हैं। और ये बात आपको याद होगा तो पिछले 1 साल से हम कहते आ रहे हैं कि बीच में 1-2 पेटीएम और पॉलिसी बाजार, कार ट्रेड, ये 2-3 छोड़ दें तो बाकी सारे आईपीओस बहुत बेहतरीन परफॉर्म किए हैं, और अगले 1-1.5 साल जो भी पाइपलाइन में है वो भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। तो अंशु सर, अगर अभी हम लोग ध्यान दें, कल से ही आईपीओज, फ्रेश आईपीओज बाज़ार में हिट कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शंस के लिए ओपन हो रहे हैं। ऐसे बात करूं कि 10 और 11 मई को मिला के टोटल 3 फ्रेश आईपीओज बाज़ार में ओपन होंगे सब्सक्रिप्शन के लिए, जिसमें वेनस पाइप्स है, प्रूडेंट एडवाइजरी है एंड आपका डिलीवरी है। तो 3 अलग अलग सेक्टर की 3 अलग अलग अच्छी दिग्गज कंपनीज की आईपीओज हिट हो रहे हैं। तो कल से, जैसे ही आज ये एलआईसी का आईपीओ बंद होगा, कल से ही बाज़ार में हमारे नए आईपीओज हिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिलीवरी के आईपीओ की। अगर हम डिलीवरी के आईपीओ की बात करें तो ये अपने सेक्टर की बहुत दिग्गज कंपनी मानी जाती हैं। तो एग्जैक्टली क्या इनका बिजनेस मॉडल, कैसे वर्क फ्लो चलता है इनके बिजनेस मॉडल का, अंशुल सर? देखिए, डिलीवरी फुली इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक कंपनी है। आप पहले फुली इंटीग्रेटेड का मतलब समझ लेते हैं कि लॉजिस्टिक्स में 3 तरह के काम होते हैं। एक होता है वेयर हाउस, जहाँ पे पूरा माल इकट्ठा होता है, फिर उसको सॉर्टिंग करते हैं, बैचिंग होती है और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेजा जाता है, यानी जिसको कहते हैं वेयर हाउस मैनेजमेंट, की कौन सी चीज़ कहाँ से आई और कहाँ जाएगी। तो इनके पास अपने वेयर हाउस हैं। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन आता है, तो अपने ट्रांसपोर्टेशन की इनके पास व्यवस्था है, चाहे वो एयर से हो या बाई रोड हो, दोनों चीज़ में ये सक्षम है। और जो तीसरे पार्ट आता है टेक्नोलॉजी, जो तीनों चारों चीज़ें कड़ियों को मैनेज करता है, यानी सप्लायर से माल उठाने से लेके एंड कंज्यूमर तक डिलीवर करने तक जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है, जो ट्रैकिंग सिस्टम होती है, वो भी इनके पास अपनी है। तो पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है और इनको किसी तरह से बाहर से डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। किसी भी बड़े प्लेयर के पास अभी तक फुली इंटीग्रेशन नहीं है, बाहर से कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये एक एडवांटेज रहेगा इसके लिए। दूसरा, ये एसेट लाइट मॉडल पे काम करते हैं, हर चीज़ ये लीज़ करते हैं,
वेयर हाउस है तो इनके अपने वेयर हाउस नहीं है, इन्हें वेयर हाउस लीज पे ले रखे हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो व्हीकल्स लगते हैं वो भी इन्होंने मल्टी ईयर्स के लिए लीज पे ले रखे हैं, तो जो मेंटेनेंस वगैरह के जो खर्चे आते हैं या जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो उन सारी चीज़ों से कंपनी बची हुई रहती है। तीसरी चीज़ 22% ई कॉमर्स पार्सल का जो मार्केट स्पेस है वो इनके पास है, जो एक अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट स्पेस है, और लगभग 17,045 पिन कोड्स पे ये सर्व करते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। हम कह सकते हैं कि लार्जेस्ट लॉजिस्टिक कंपनी है ये। बिजनेस मॉडल तो बहुत अच्छा इनका दिख रहा है और बहुत सिस्टमैटिक बिजनेस अप्रोच के साथ ये चल रहे हैं। इनके अगर हम लोग इस सेक्टर में बात करें तो इनके स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स में कौन कौन आएंगे, और क्या इनके कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स अभी करंटली सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड हैं? देखिए, गति वगैरह इनकी और जो महिंद्रा लॉजिस्टिक हैं वो इनके कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन वो अपने नीश को कैटर करते हैं। तो ब्रॉडली इनके स्पेस में अगर एक ही कॉम्पिटिटर जो आ सकता है वो इंटरनली डेवलप होगा। फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन की बहुत बड़ी मार्केट शेयर इनके पास है, और फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन दोनों अपने अपने लॉजिस्टिक डिवीज़न डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक बड़ा कंपटीशन हो सकता है। बाकी जो लिस्टेड स्पेस है वहाँ से कोई बड़ी कंपटीशन आएगी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जीएसटी के बाद से जिस हिसाब से मार्केट एक्सपैंड हुआ है, मार्केट अपने आप में इतना बड़ा हो गया कि सारे कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे का मार्केट शेयर छीने बिना भी ऑर्गेनिकली आराम से ग्रो कर सकते हैं। सर, अगर हम लोग समझने की कोशिश करें कि फाइनेंशियली कंपनी कितना स्ट्रॉन्ग है और इनके रेवेन्यू की बात अगर हम करते हैं या प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, तो उसके ऊपर अगर आप कुछ टेक्निकल इनपुट्स दें तो अपने। देखिए, रेवेन्यूज़ में रेगुलर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही है। अगर 2019 की बात करें तो 1794 करोड़ की रेवेन्यू रही है। 2020 में ये बढ़ के लगभग 2900 करोड़ की रही है। उसके बाद 21 में आए तो ये बढ़ के 3838 करोड़ की रही है। और पिछले 9 महीने की बात करें, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, दिसंबर 2021 तक की बात करें, क्योंकि रिजल्ट्स नहीं डिक्लेयर हुए हैं मार्च के, इसलिए दिसंबर 21 9 महीने की बात करें तो ये पिछले 4 साल की रेवेन्यूज़ को क्रॉस कर चुका है। 4911 करोड़ की रेवेन्यू है। रेवेन्यू बिजनेस मॉडल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेवेन्यूज़ बहुत अच्छे से, एक पाइपलाइन जिसको कहते हैं, पाइपलाइन बहुत कायदे से ग्रो हो रही है, और रेवेन्यूज़ हर साल आप मान के चलिए कि एटलीस्ट 25% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो करती रहेगी। एक बड़ी अहम चीज़ आजकल हम लोग सुनने में आ रही है सर, हम लोगों को एज एन इन्वेस्टर बाज़ार में, कि ये जो आईपीओ आ रहा है, या आईपीओ फ्रेश आईपीओ है या ओएफएस के फॉर्म में आ रहा है, ये एक टेक्निकलिटी हम लोगों को समझने की बहुत ज़रूरत है। तो एक तो पहले सर मैं चाहूँगा कि आप हमें समझाएं कि ये आईपीओ और ओएफएस, आईपीओ इन द फॉर्मेट ऑफ ओएफएस आ रहा है या प्योर आईपीओ आ रहा है, इसका क्या डिफरेंस होता है। और डिलीवरी की बात करें तो ये टेक्निकली ओएफएस के फॉर्म में आईपीओ आ रहा है या फ्रेश आईपीओ के रूप में आ रहा है? देखिए, टोटल 5335 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 4000 करोड़ की फ्रेश इशू है, और 1200 करोड़ लगभग की ओएफएस है, जो प्रमोटर या जो इन्वेस्टर्स थे वो अपने शेयर्स बेच के कैश करेंगे। बाकी 4000 करोड़ का मोर देन 70% जो है आईपीओ की साइज़, वो कंपनी के पास कैपिटल के रूप में जाएगी, तो इनको अपना बिजनेस एक्सपैंड करने में मिलेगा। तो नो डाउट इसमें ओएफएस का हिस्सा बहुत छोटा है, कंपनी को पैसा मिलना है वो हिस्सा बड़ा है, तो ये एक अपने आप में एक पॉजिटिव होता है कंपनी के लिए। रेवेन्यूज़ तो रेगुलरली कॉन्स्टेंटली बढ़ रही हैं, आपके फिगर्स से क्लियरली ये स्टेट होता है कि रेवेन्यूज़ इनकी बढ़ रही है। अगर हम लोग इनकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो वेयर डज द कंपनी स्टैंड? देखिए, पिछले 4 साल में रेगुलरली लॉसेस ही हो रहे हैं कंपनी को, और आप ऑफ लेट देखें तो सारे जितने स्टार्टअप कंपनीज थी, स्पेशली जो फिनटेक कैटेगरी में आती हैं, उनमें लॉसेस काफ़ी रहे हैं। और पोस्ट आईपीओ ऐसा एक्सपेक्टेशन रहती है कि जब मार्केट और एक्सपैंड होगा और ये पैसा आएगा इनके पास, तो कुछ हद तक जो लोन्स हैं और इन तरह की पेमेंट्स को क्लियर ऑफ करना आसान होगा। तो जिस तरीके से लोन इनका थोड़ा सा कम होगा और चीज़ें एक्सपैंड होंगी, तो ये एक्सपेक्टेशन इस कंपनी के साथ भी रहेगी कि डाउन द लाइन 7 से 8 क्वार्टर के रिजल्ट आते आते पॉजिटिव मतलब कैश फ्लो जनरेट करने लगेगा और प्रॉफिट्स में आने लगेगी। इकलौता अगर शॉर्ट एनालिसिस में बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी का कॉलम है जो नेगेटिव है, बाकी सारी कंपनी में चीज़ें पॉजिटिव हैं। तो अगर एक इस छोटे से रिस्क को लेते हुए एटलीस्ट जो है लिस्टिंग गेन्स के लिए इसको सब्सक्राइब करना चाहिए, भले उसके बाद लिस्टिंग गेन लेके आप बाहर हो जाएं। और आईपीओ बेस का जैसा हमने वेबिनार किया था कि 4 से 6 हफ्ते बाद अगर आईपीओ बेस बनता है तो री एंटर कर सकते हैं, इसलिए लिस्टिंग गेन के लिए मस्ट सब्सक्राइब आईपीओ रहेगा। तो दिस इज फॉर श्योर, ये क्लियर होता है सर आपके स्टेटमेंट से कि वी शुड अप्लाई फॉर दिस आईपीओ इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी इम्पैक्टेड है ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, बट ओवरऑल जो इनका बिजनेस स्ट्रक्चर है, जो विजन है कंपनी ओनर्स का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड इट इज़ अ कंपनी इन विच वी शुड अप्लाई फॉर द आईपीओ।
मूविंग अहेड, अब इसके साथ साथ बाज़ार में फाइनेंस सेक्टर से प्रूडेंट का आईपीओ जो है वो बाज़ार को हिट कर रहा है। इसके ऊपर आप क्या अपने इनपुट्स देना चाहेंगे सर? इनका क्या एग्जैक्ट बिजनेस मॉडल ये फॉलो करते हैं और हाउ दे हैव ग्रोन अप इन द इंडस्ट्री? देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर में ये एग्रीगेटर की तरह काम करते हैं, म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, ब्रोकिंग सर्विसेज है, गोल्ड एक्यूमुलेशन का जो एक सर्विस आती है वो है, एसेट एलोकेशन है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं। तो हर तरह का एक जिसको कहते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में इंटीग्रेटेड प्लेयर हैं, हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और मेजर जो चीज़ है, ये इंडिविजुअल्स जो डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है, सॉफ्टवेयर की कमी होती है, क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो उनको ये एक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लो कॉस्ट में और उनको अपने क्लाइंट्स बनाते हैं। तो एक स्कोप जो है वो बहुत ग्रो होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इंडिया में अभी लगभग 4 से 5% पॉपुलेशन जो है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टॉक मार्केट में आती है, वो जब भी बढ़ के 20-22% होगी अगले 5 से 6 साल में, तो ये कंपनी बहुत बड़े स्तर पे ग्रो करती हुई दिखेगी। जैसा आपने बताया फाइनेंशियल मार्केट में दे आर यूजुअली एक्टिंग एज एन एग्रीगेटर, तो सर अगर हम कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो इंडस्ट्री में इनके कौन कॉम्पिटिटर्स हैं और उनके साथ इनका कैसा बिजनेस कोरिलेशन रहता है? देखिए, इनके कॉम्पिटिटर्स में माना जाता है कि कैम्स और कार्वी हैं, लेकिन कैम्स और कार्वी एक अलग तरह के बिजनेस मॉडल में वो बैक एंड को ज़्यादा केटर करते हैं। फ्रंट एंड कस्टमर डीलिंग और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होता है उनके साथ डीलिंग में इनका कारोबार है। तो अगर ऑर्गेनाइज स्पेस में माने तो इनके कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं है, लेकिन अनऑर्गेनाइज प्लेयर है, जैसे जो एक जनरल आदमी है जो अपना ARN लेके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करता है या उस तरीके की चीज़ें करता है, तो वो इनके फिलहाल के लिए कॉम्पिटिटर्स हैं जब तक वो क्लाइंट ना बन जाए। तो जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं वही इनके पोटेंशियल क्लाइंट भी हैं। तो ये कंपनी के लिए अगर आप नेगेटिव में जोड़ते हैं तो मैं इसको पॉजिटिव में जोड़ के देखूंगा कि आप अपने कॉम्पिटिटर को ही अपना क्लाइंट बना के रेवेन्यू ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही इंडिफरेंट आपने सर एग्जांपल दिया है कि जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं वही इनके क्लाइंट्स हैं, और टेक्निकली वैसे ही ये अपने कॉम्पिटिटर्स को अपने क्लाइंट्स में कन्वर्ट करके उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं और करा रहे हैं। सर अगर हम लोग इनकी रेवेन्यूज़ की बात करें तो हाउ दे हैव कॉन्स्टेंटली ग्रोन इन द फॉर्म ऑफ द रेवेन्यूज़ इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इस इंडस्ट्री में कई हद तक रेवेन्यू हिट हुई है फ्रॉम द एंड ऑफ द रेगुलेटरीज एंड ऑल, तो उसके ऊपर आपका क्या सर टेक्निकल इनपुट्स होंगे इनके रेवेन्यू पार्ट पे? देखिए, जिस हिसाब से सेबी ने चीज़ें टाइटन की थी, रूल्स जिस हिसाब से टाइट हुए थे, बाजार में बहुत हद तक काम जो है पहले सिमटना चाहिए था एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट आता हुआ नहीं दिखा है। रेवेन्यूज़ की बात करें तो 2019 में 2250 करोड़ की थी, 2020 आते आते 2362 करोड़ की हुई, 21 में 2948 करोड़ की थी, और 2022 पिछले 9 महीने में दिसंबर 2021 तक की अगर बात करें तो इसमें 3780 करोड़ तक की रेवेन्यू ने जनरेट की है, और 3 महीने के रिजल्ट बाकी हैं, तो लगभग मान के चलिए कि 4400 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू आएगी। तो कॉन्स्टेंटली यहाँ पे रेवेन्यू ग्रो हो रही है। 2019 से 2022 कंपेयर करें तो रेवेन्यू डबल होती हुई दिखी है, यानी ये स्कोप दिखा रहा है कि कंपनी में अगले 5 से 8 साल में मल्टीफोल्ड ग्रो होने की कैपेसिटी रहेगी। सर रेवेन्यू इतनी स्ट्रॉन्ग इनपुट के साथ अगर हम लोग देख रहे हैं, इतनी सस्टेन्ड रेवेन्यू है, तो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी इनका कैसे ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते आप एनालाइज कर रहे हैं इनके रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स को साथ में अंडरस्टैंड करते हुए? देखिए, प्रॉफिट की अगर बात करें तो कंपनी पिछले 4 साल से प्रॉफिट में ही है। 2019 में 210 करोड़ की थी, 2020 में 278 करोड़ की प्रॉफिट थी, 2021 में 450 करोड़ की थी, और पिछले 9 महीने में दिसंबर 2021 तक की बात करें तो 576 करोड़ की प्रॉफिट थी। तो कंटिन्यूसली प्रॉफिट भी अगर रेवेन्यू अगर डबल हुई है तो प्रॉफिट डबल से ज़्यादा हुई है अगर 2019 और 2022 का 4 साल का कंपैरिजन करें। जबकि सेबी ने अपफ्रंट जो पहले पेमेंट होता था म्यूचुअल फंड में, उसमें भी रूल्स चेंज किए हैं, और जो कंपनसेशन की जो रूल्स थे वो भी काफ़ी टाइटन हुए हैं, मार्जिन्स नीचे आए हैं। उसके बाद भी कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके चल रही है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। जनरली बहुत कम कंपनीज होती हैं जहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ साइमल्टेनियसली एक लंबे समय के लिए एटलीस्ट 4-5 साल के लिए चलती है। और जब भी इस तरीके की ग्रोथ आती है उसके 5 से 8 साल बाद कंपनी एक बड़े बेस पे जब ग्रो करना स्टार्ट करती है, जिसको हम जे कर्व कहते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है। तो इस फेज़ में इस कंपनी की लिस्टिंग हो रही है। यहाँ से मान के चलिए कि जे कर्व के ये स्टार्टिंग पे है, और अगले 5 से 8 साल में बहुत बड़ी कंपनी बन के उभरना चाहिए। सो इट इज़ क्लियरली स्टेटेड कि ये IPO के तौर में बहुत अच्छी कंपनी है। इट इज़ श्योरली अ गुड ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर। इस IPO की अगर हम लोग बात करते हैं अंशु सर, तो इस IPO में भी क्या हम वैसा ही देख रहे हैं जैसा हम लोग डिलीवरी में देख रहे थे कि इसमें बहुत माइनर पार्ट है OFS का, और मेजरली जो है वो फ्रेश इशू हो रहा है?
देखिए, कंपनी को कैपिटल की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए फ्रेश इशू इसमें 1 रुपए का भी नहीं है। पूरी तरीके से आईपीओ के नाम पे ओएफएस है, लेकिन जो बाकी चीज़ों में नेगेटिव होता है वो यहाँ पे पॉजिटिव है कि प्रमोटर के पास जो हिस्सा है, प्रमोटर उसमें से एक भी शेयर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कंपनी को पैसे की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कंपनी फ्रेश इशू नहीं कर रही है। केवल जो इन्वेस्टर्स थे, जो पुराने इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने नेसेंट स्टेज पे इन्वेस्ट किया था और कंपनी ग्रो होने के बाद जो एग्जिट करते हैं और फिर उस तरीके की नई छोटी कंपनियां ढूंढते हैं जिनको पैसे की ज़रूरत होती है एक्सपेंशन के लिए, वहाँ पैसा लगाते हैं। तो उस तरीके के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो प्रमोटर कैटेगरी में भी आते हैं, वो अपना स्टॉक कैश इन कर रहे हैं और उसके बाद नई जाके कंपनी उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो ये 100% ओएफएस है, लेकिन किसी भी तरीके के प्रमोटर की सेलिंग नहीं है, इसलिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। नहीं तो जनरली आपने देखा होगा कि जब भी कोई इस तरीके का शेयर आता है जो 100% ओएफएस में होता है, कार्टरेट था और ऑफलेट इस तरीके के शेयर थे, उनको हमने क्लियरली रिजेक्ट किया था कि वो सब्सक्राइब करने लायक भी नहीं है। तो ये एक उसमें से एक्सेप्शन निकल के आ रहा है, क्योंकि प्रमोटर बहुत क्लियर है कि प्रमोटर अपना एक भी रुपए का शेयर इस आईपीओ में नहीं बेच रहा है। केवल नेसेंट स्टेज के जो इन्वेस्टर्स थे वो अपने आप को कैश कर रहे हैं। सो दिस मीन्स इवन आफ्टर बीइंग एन ओएफएस का आईपीओ होने के बावजूद दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन प्रूडेंट। एकदम मस्ट सब्सक्राइब की कैटेगरी में रहेगा ये। सो विद दिस हम लोग आगे बढ़ते हैं और द थर्ड आईपीओ विच इज़ गोइंग टू हिट द मार्केट इज़ वेनस पाइप्स। ये अपने फेज़ में एक बहुत कॉम्पिटिटिव फेज़ है। ये एक इनका जो सेक्टर है इसमें बहुत कंपटीशन है और इसकी कई कंपनीज जो बाज़ार में ऑलरेडी लिस्टेड हैं और इसके बेसिस पे मैं आपकी एनालिसिस चाहता हूँ अंशु सर कि आप क्या एनालाइज करते हैं इस आईपीओ के बारे में कि इनका जो बिज़नेस मॉडल है अपने इंडस्ट्री की अदर पाइप सेक्टर की कंपनीज के अकॉर्डिंगली सिमिलर ट्रैक पे, या दे आर वर्किंग ऑन सम अदर प्लेटफॉर्म्स, या कुछ इन डिफरेंट डायरेक्शन में भी इनके एक्शंस हैं। देखिए, स्मॉल कैप कंपनी लिस्ट हो रही है, स्टेनलेस स्टील पाइप्स बनाती है और स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब्स की मैन्युफैक्चरिंग है इनकी, और एक मेजर हिस्सा जो है पूरा यूरोपियन यूनियन और ब्राज़ील में एक्सपोर्ट होता है। बहुत छोटा सा हिस्सा इंडियन मार्केट में रहता है, बाकी पूरा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम है इनका। लगभग 10,800 मीट्रिक टन का प्रोडक्शन है पर एनम, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा साइज़ कहलाता है। अगर आप ऑर्गेनाइज प्लेयर में बात करें तो अपने आप में एक बड़ी साइज़ कहलाती है, लेकिन ओवरऑल मार्केट स्पेस में देखें तो एक स्मॉल कैप कंपनी है और स्मॉल कैप कंपनीज़ को ग्रो करना काफ़ी आसान होता है बजाय लार्ज कैप कंपनीज़ के। तो इनकी कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो अंशु सर इनके बाज़ार में कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं? देखिए, कॉम्पिटिटर्स अभी एकदम रिसेंट लिस्टिंग हुई थी हरिओम पाइप्स की, वो इनका एक मेजर कॉम्पिटिटर है। बाकी सारी पाइप एंड फिटिंग की कंपनीज भी इनकी कॉम्पिटिटर्स हैं, बट डायरेक्ट कंपटीशन इनका हरिओम पाइप्स के साथ है। ओके, रेवेन्यू की अगर बात करते हैं तो सर वेनस पाइप जैसा आप बताएं एक स्मॉल कैप सेक्टर की कंपनी हुई, स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है, तो रेवेन्यू के मामले में इसका आकलन कैसे करेंगे कि ये कैसे ग्रो करते हुए आपको दिख रही है रेवेन्यू ग्रोथ के पैटर्न पे? देखिए, पिछले 4 साल में जो है रेवेन्यू डबल होती हुई दिखी है। 2019 में 1205 करोड़ थी, 2020 में 1793 करोड़ थी, 2021 में 3120 करोड़ हुई और पिछले 9 महीने में दिसंबर 2021 तक अगर देखें तो 2780 करोड़ है। जो ईयर एंड होते होते जब मार्च का रिजल्ट आएगा तो प्रोबेबली 3300 के आसपास, 3300 करोड़ के आसपास होगी। ये क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे जो है रेवेन्यूज ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा होते हुए दिखे हैं पिछले 4 साल में, और पिछले 1-1.5 साल में जो स्टील सेक्टर में बूम चला है उसका इनको काफ़ी हद तक फ़ायदा भी मिला है। तो रेवेन्यूज इतनी तेज़ी से ग्रो हुई हैं तो सर क्या हम उम्मीद करें कि आपकी स्टडी के बेसिस पे अगर आप एनालिसिस अपनी दे सकें, प्रॉफिटेबिलिटी के आंकड़ों में भी ये उसी स्पीड से आगे ग्रो करते हुए दिखे हैं? देखिए, प्रॉफिट्स जो हैं ये मल्टीफोल्ड ग्रो होते हुए दिखे हैं, और आपको मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए मेंशन किया था कि ये स्मॉल कैप कंपनी है कि स्मॉल कैप कंपनीज में जब मार्जिन थोड़ी सी भी अगर ये बढ़ा लेते हैं तो बॉटम लाइन, जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो बॉटम लाइन एकदम से एक्सपैंड होती हुई दिखती है। और लास्ट 2 साल में जो ये बूम आया है उसमें मार्जिन्स इनकी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है। यहाँ 2019 में इनने 37 करोड़ का प्रॉफिट किया था, 2020 में थोड़ा सा बढ़ के एक 10-12% की ग्रोथ थी और 41 करोड़ की प्रॉफिट थी। वहीं 2021 में आते आते 236 करोड़ की प्रॉफिट हो गई थी, ऑलमोस्ट 6 टाइम्स प्रॉफिट ग्रो हुई थी। और पिछले 9 महीने में अगर दिसंबर 21 तक के रिजल्ट्स देखें 236 करोड़ की ऑलमोस्ट प्रॉफिट हो चुकी है, यानी 2021 में जितना कमाया था लगभग उतना ही 9 महीने में कमा चुके हैं। एक क्वार्टर का रिजल्ट आना बाकी है। ये क्वार्टर का रिजल्ट आते आते समवेयर अराउंड 370-375 करोड़ पार करता हुआ दिखेगा। 37 करोड़ 2019 के मुकाबले 250-260 करोड़ 2022 में रिजल्ट आना, ये कंपनी की जे कर्व की ट्रेजेक्टरी को क्लियरली दर्शा रहा है।
एकदम सही बात है सर। जिस हिसाब से इनका प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो हुई है उस हिसाब से तो आपका जो जे कर्व वाला एग्जांपल्स हैं और एस्पेक्ट है वो बहुत सही एकदम मैच करता हुआ दिख रहा है। सर इनके आईपीओ की बारीकियों को अगर आप हमें ज़रा समझाएं कि क्या इसमें भी प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग या अपना शेयर होल्डिंग लिक्विडेट करते देखे जा रहे हैं या इन्वेस्टर्स इसमें लिक्विडेट कर रहे हैं थ्रू ओएफएस या ये फ्रेश इशू हम लोग के लिए लेके आ रहे हैं? देखिए पूरा फ्रेश इशू है और स्मॉल कैप कंपनी है, 250 करोड़ से कम 165 करोड़ का आईपीओ है, तो इसकी लिस्टिंग जो है ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में होगी और 5% का सर्किट रहेगा लिस्टिंग के दिन से ही। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि ये डिलीवरी बेस कैटेगरी में लिस्ट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि 250 करोड़ से कम का जो भी आईपीओ आता है वो T2T सेगमेंट में लिस्ट होता है। तो यही एक छोटी सी प्रॉब्लम रहेगी। ये इन टर्म्स ऑफ लिस्टिंग डे के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है कि जिसको इंटरडे ट्रेड करना है उसको मौका नहीं मिलेगा, बट जिनको भी माल खरीदना है उनको लिस्टिंग के दिन भी ये स्टॉक आराम से परचेज करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो ये भी मस्ट सब्सक्राइब और लॉन्ग टर्म होल्डिंग की कैटेगरी में रहेगा स्टॉक। ये 3 आईपीओज बाज़ार में आ रहे हैं, तीनों ही हमारे लक्ष्मी श्री के रिसर्च एनालिस्ट अंशुल सर की तरफ से ये मस्ट सब्सक्राइब कैटेगरी में है। और मैं आशा करता हूँ कि LIC के आईपीओ की बिडिंग करने के बाद आप लोग इन तीनों आईपीओज़ को ज़रूर अप्लाई करेंगे। और देखिए एक इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने LIC आईपीओ में अप्लाई किया है और उनके पास मॉनेटरी पॉसिबिलिटीज़ नहीं हैं कि वो नेक्स्ट फर्दर 3 आईपीओज़ में पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो एक ये खुद में बहुत बढ़िया अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि अगर किसी बड़े आईपीओ के बाद कोई और आईपीओज़ आ रहे हैं एकदम कंटिन्यूएशन में और हम लोग उस आईपीओ में पार्टिसिपेट करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो मिलने की प्रोबेबिलिटी और चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे लिस्टिंग गेंस की जो हम लोग आशंकाएं लेके बैठे हैं कि लिस्टिंग गेंस मिलने की उम्मीद है, उसके बेनिफिट्स मिलने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वी शुड प्लान फोर्थ हैंड टू अप्लाई फॉर दीज आईपीओज़। इन आईपीओज़ को अप्लाई करने के लिंक्स हमारे मोबाइल एप्लीकेशन श्री वराही पे अवेलेबल रहेंगे। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट lakshmishree.com पे भी आप विज़िट करके इन आईपीओज़ को अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओज़ को अप्लाई करने के बाद आपने जो भी डेजिग्नेटेड यूपीआई के थ्रू आईपीओ को अप्लाई किया है उस पर मैंडेट अप्रूवल का परमिशन के लिंक्स जाते हैं, प्लीज़ उसको विज़िट करके आप वहाँ से अप्रूव करें कि आपके डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट्स में वो अमाउंट ब्लॉक हो सके और आपका आईपीओ सक्सेसफुली अप्लाई हो सके। कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दिए गए नीचे हेल्पलाइन नंबर्स पे कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी सारी क्वेरीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू अंशुल सर। थैंक यू।